हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र इंदलिया और मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद सुरेंद्र। और आज के सेशन में अपने बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, इसके क्या कार्य है, इसकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन से इसमें पदार्थ होते हैं, क्या कार्य करता है, तो आदि के बारे में अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटो जो कॉन्ड्रिया है, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। अब दो शब्द कौन कौन से देखिए। इसमें एक शब्द तो है माइटा, क्या है? माइटा। और दूसरा जो शब्द है वो है कॉन्ड्रियोन। कॉन्ड्रियोन। माइटा का जो अर्थ होता है धागा, या फिर अपने तंतु भी इसको कह सकते हैं। कॉन्ड्रियोन का अर्थ होता है कण। क्या अर्थ होता है? कण। तो दोनों शब्दों को मिला करके, यानी इन दोनों को शब्दों को मिला दें तो इसे बन जाता है छड़ या तंतु या धागे के समान कण, यानी छड़नुमा, तंतुवत या धागे के समान एक संरचना पाई जाती है कोशिका में, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसको सूत्रकणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका नाम दिया जाता है। अब थोड़ा सा अपने पढ़ते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री, कि इस कोशिका को खोजने वाले, इस ऑर्गन को खोजने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ सन याद करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1880, दूसरा अपने 1882, तीसरा 1890, चौथा 1897। अब देखो, ये जो सन है, इनको याद कराने का मेरा तात्पर्य है कि आपके क्रम वाइज याद हो जाए कि किन किन वैज्ञानिकों ने समय समय पर इसकी खोज की। तो 1880, 1882, 1890 और 1897। तो 1880 में सबसे पहले एक वैज्ञानिक था कोलिकर। क्या नाम था? कोलिकर नाम का वैज्ञानिक था, जिसने सबसे पहले कीट की पेशी कोशिका में सबसे पहले इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। कहाँ? 1880 कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीट की पेशी कोशिका में सबसे पहले इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। अब आती है बात 1882। 1882 यानी आपको याद रखना है वैज्ञानिक का नाम फ्लेमिंग। क्या नाम याद रखना है? फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग में फै आता है, और फ्लेमिंग ने ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखी, इसको आपको याद रखने का बता रहा हूं। एफ यानी यहां पर फै आया है, तो इसे आपको याद रखना है। इस संरचना को नाम दिया फाइला नाम दिया। क्या नाम दिया? फाइला। तो ये भी याद हो जाएगा। 1890 आगे सन कौन सा है? 1890। तो इस 1890 में, सन 1890 में आर अल्टमान का नाम का एक वैज्ञानिक था। आर अल्टमान। आर अल्टमान। तो यानी आपको इस तरीके से याद रखना है, यानी आर अल्टमान। तो आर अल्टमान ने भी ऐसी संरचना देखी। इस संरचना को इन्होंने नाम दिया बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। बायोप्लास्ट नाम दिया। आगे और चले। सन 1897। कब? 1897। तो 1897 में एक वैज्ञानिक था सी बेंडा। क्या नाम था? सी बेंडा। यानी ये जो आर अल्टमान है, इन्होंने जीव जंतु कोशिका के अंदर इसको देखा था। किसमें? यहां लिख देता हूं मैं, जंतु सेल।
में, जंतु कोशिका में। सी बेंडा ने आगे चल करके इसी रचना को नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इसको अपने क्या कहते हैं? सूत्रकणिका, धागा नुमा संरचना, तंतु के समान संरचना, एक कणीय संरचना होती है, यानी कण। कॉन्ड्रियोन का अर्थ क्या होता है? कण। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी, अलग अलग नाम दिए। तो अपने किताबों में ज्यादातर ये पढ़ते हैं कि 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, सी बेंडा ने इसकी खोज की। कई किताबों में आपको थोड़ा पीछे हिस्ट्री की देखें तो कोलिकर मिल जाएगा, फ्लेमिंग, यानी तीनों दिए जाते हैं। तो ये जो है आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। 1880, 1882, 1890 और 1897 क्रम वाइज आप याद रखेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। तो ये थी इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित। अब अपने बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर, संरचना कैसी होती है। तो आइए चलते हैं इसकी आगे की संरचना पर बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, इसकी संरचना में क्या क्या वस्तुएं या पदार्थ दिखाई देते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इनकी संरचना को समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ फोकस कर रहा हूँ। ये जो आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो, तो इसके ऊपर देखो आप थोड़ा, ये जो बाहर की लेयर आपको दिखाई दे रही है, संरचना की बात कर रही है। तो इसकी जो ये बाहर वाली जो संरचना यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 1 नंबर बाह्य झिल्ली, इसके अंदर वाले झिल्ली, और अंदर वाले झिल्ली के ऊपर ये प्रवर्ध भी निकले हुए हैं ऐसे अंदर आंतरिक भाग में। तो ये है आंतरिक झिल्ली, और इसके बीच का जो ये स्थान है वो है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर, देखिए ये जो प्रवर्ध निकले हुए हैं, इन प्रवर्ध के ऊपर यहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ये है F1 कण। क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा F1 कण, यानी ऑक्सीसोम के कण दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स की बात करेंगे अपने, तो मैट्रिक्स में कौन कौन से पदार्थ होते हैं इनकी भी अपने चर्चा करेंगे। ये ऑक्सीसोम जो कण है इसकी नीचे और संरचना मैंने यहाँ दिखा दी आपको समझाने के लिए। तो अभी अपने शुरुआत करने जा रहे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या पढ़ने जा रहे हैं अपने? संरचना। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में हमें 2 तो झिल्लियां दिखाई दे रही है। देखिए, एक तो ये बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली, और इसमें 2 कक्षक दिखाई देते हैं। कौन कौन सी कक्षक है? देखो, एक तो ये कक्षक है, देखिए इसके बीच में, यानी दोनों झिल्लियों के बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल कक्ष बन गया, स्पेस अवकाश बन गया। और एक और स्पेस बनने जा रहा है, वो कौन सा है? यानी इसका जो ये मैट्रिक्स है, ये इसको माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस नाम दिया जाता है। तो 2 कक्षक और 2 झिल्लियां होती है। तो यहां मैं लिख रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में 2 झिल्लियां व 2 कक्षक होते हैं। 2 झिल्लियां व 2 कक्षक होते हैं। अब कौन कौन से है? देखिए, नंबर 1 मैं लिख रहा हूं 1 नंबर बाह्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली है? 2 झिल्ली है। तो पहली होगी बाह्य झिल्ली, यानी बाहरी झिल्ली। और बाहरी झिल्ली की बात करते हैं थोड़ी, तो बाहरी जो झिल्ली होती है लिपो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपो प्रोटीन से बनी होती है। लिपो प्रोटीन से बनी होती है बाहर वाली झिल्ली। इस झिल्ली द्वारा, इस झिल्ली से पूरा माइटोकॉन्ड्रिया परिबद्ध होता है, मतलब बंधा हुआ परिबद्ध होता है। चारों ओर बाह्य झिल्ली है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये छड़ के समान संरचना होती है।
तंतुवत संरचना। 2 नंबर आता है आंतरिक झिल्ली। क्या है? आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली यहां है, ये अंदर वाली, ये रही, ये क्या है? आंतरिक झिल्ली है। तो आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली अंदर की, आंतरिक झिल्ली बाह्य झिल्ली के, बाह्य झिल्ली के अंदर की ओर होती है। बाह्य झिल्ली के अंदर की ओर जो झिल्ली होती है वो आंतरिक झिल्ली होती है। अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच, यहां मैं लिख रहा हूं, और एक चीज और भी यहां पर बतानी जरूरी है कि आंतरिक झिल्ली जो होती है वो अंदर से क्या होती है? परवर्ध निकली हुई होती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं आंतरिक झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में परवर्ध निकले होते हैं, जिसे ये जो आप देख रहे हो, ये जो संरचना मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो संरचना आप देख पा रहे हो, ये जो संरचना यानी अंदर क्या है? परवर्ध बने हुए, ये पूरे के पूरे परवर्ध है, जिसे अपने क्या कहते हैं? ये जो परवर्ध निकले होते हैं जिसे क्रिस्टी, या फिर दूसरा इसको ट्यूबिली, ट्यूबिली, ट्यूबिली कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी या ट्यूबिली, ट्यूबुली कहते हैं। अब ये जो आंतरिक संरचना आप देख रहे हो, मैं आपको इसका एक अलग आगे अपने चर्चा करेंगे। अभी अपना चल रहा है संरचना, बाहरी संरचना से संबंधित, तो झिल्लियों के बारे में चर्चा हो रही है। तो बाह्य झिल्ली हमने पढ़ ली, आंतरिक झिल्ली भी हमने पढ़ ली, और ये जो ट्यूबिली या फिर जो क्रिस्टी होती है, यानी मैं यहां लिख रहा हूं क्रिस्टी पर F1 कण या फिर ऑक्सीसोम, या फिर इसको प्रारंभिक कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक कण उपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित होता है। इसके बाद में अपने देखो, बाह्य झिल्ली होगी, आंतरिक झिल्ली होगी। 3 नंबर अपने बात करने जा रहे हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जिसको नाम देते हैं आध्यात्री। क्या है? आध्यात्री। तो मैं यहां पर 3 नंबर डाल के लिख रहा हूं आध्यात्री। क्या है? आध्यात्री। तो यानी ये इस आंतरिक भाग में प्रोटीन युक्त विलयशील पदार्थ होता है। आध्यात्री क्या है? दोनों जो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, यानी दोनों झिल्लियों के आंतरिक भाग में जो विलयशील पदार्थ होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, आध्यात्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आध्यात्री कहते हैं। इस आध्यात्री में यानी इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो इसमें आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, सल्फर व कॉपर आयन व इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण
हेतु आवश्यक एंजाइम उपस्थित होते हैं, आवश्यक एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ध्यान दें, हमने पढ़ ली बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। इन दोनों झिल्लियों के अंदर आध्यात्री जिसको कहते हैं, प्रोटीन युक्त विलेयशील पदार्थ होता है जिसको अपने आध्यात्री कहते हैं। इसमें आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, सल्फर, कॉपर आयन और इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण हेतु या फिर प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये सारे के सारे इसमें उपस्थित होते हैं। अब बात आती है इसका जो चौथा पार्ट है इसका F1 पार्टिकल्स क्या है, यानी ये जो F1 पार्टिकल जिसको अपने ऑक्सीसोम या फिर प्रारंभिक कण कहते हैं, ये क्या है। तो अगला जो पॉइंट है संरचना में पढ़ने का वो है 4 नंबर, 3 हमने पढ़ ली है। F1 कण या इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कण कहा जाता है। देखो हमने पढ़ा कि जो बाहरी झिल्ली के बाद में क्या है, आंतरिक झिल्ली। तो आंतरिक झिल्ली यानी ये जो F1 कण है, F1 कण आंतरिक झिल्ली से निकले प्रवर्ध जिसे क्रिस्टी कहते हैं उस पर लगे होते हैं, उस पर क्या होते हैं, लगे होते हैं। मतलब यहां ये प्रवर्ध है, यहां पर F1 कण लगा हुआ है। ये जो कण है, ये कण 60 से 100 एंगस्ट्रॉम लंबाई के होते हैं। कितने, 60 से 100 एंगस्ट्रॉम लंबाई के ये कण होते हैं। इसके अलावा एक दूसरे से यानी एक कण और दूसरे कण, यानी यहां कण चिपका हुआ है और यहां है, तो इन दोनों के बीच की एक दूसरे से ये 100 एंगस्ट्रॉम दूरी पर लगे होते हैं। किस दूरी पर, 100 एंगस्ट्रॉम दूरी पर लगे हुए होते हैं। अब ये जो कण है इसको एक वैज्ञानिक था पार्नस, क्या नाम है, पार्सन्स नाम के वैज्ञानिक ने इसको 1963 में इन कण को या फिर F1 कण को नाम दिया इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी नाम दिया। अब देखो आगे, एक वैज्ञानिक था रेकर, क्या नाम था, रेकर नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया कि ये जो F1 कण होता है, F1 कण या फिर जो ऑक्सीसोम कण है, F1 में यानी F1 कण में जो है एटीपेज व एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, एटीपेज और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। और ये एंजाइम क्या काम करते हैं, ये एंजाइम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण में भाग लेते हैं।
में भाग लेते हैं। अब देखो F1 जो कण होता है, तो ये तो आपको बता ही दिया, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाह्य झिल्ली आंतरिक झिल्ली दोनों के बीच की जो झिल्ली होती है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसके बीच में होता है। आध्यात्री जिसमें आपको पदार्थ बता दिए, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स के कण, इसके अलावा जो है डीएनए आदि आदि पाया जाता है। कुछ आयंस भी इसमें होते हैं, कुछ एंजाइम भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अलावा यानी इसमें और बात करें तो इसमें साइटोक्रोम रिडक्टेज एंजाइम होता है, साइटोक्रोम ट्रांसएमिनेज एंजाइम होता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम जो है पाया जाता है। तो ये जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण के अंदर जो है काम में आते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। रेकर ने भी ये बात बताई कि जो F1 कण है उसमें एटीपेज और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण में भाग लेते हैं। तो ये जो F1 कण है, थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस F1 कण में देखो, इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए इस F1 कण की, तो ऊपरी ऊपर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो शीर्ष संरचना और इसके नीचे ये जो संरचना देख रहे हो, ये वृंत है जिसको स्टाक, और ये जो बेस इसका आधार है। यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ F1 कण में 3 भाग दिखाई देते हैं, या F1 कण 3 भागों में बंटा होता है। कौन कौन से भाग है वो, एक नंबर में यहाँ लिख रहा हूं, यह जो ऊपर वाला शीर्ष है, क्या है, शीर्ष है। दूसरा नीचे वाला जो भाग देख रहे हो आप, ये है जिसको वृंत कहते हैं। तीसरा आप देख रहे हो क्या है, आधार है। यानी सही मायने में देखा जाए तो ये जो है इसकी तुलना की गई है रैकेट जो होता है उसके समान संरचना होती है, यानी ऊपर शीर्ष, नीचे ये वृंत और नीचे का ये आधार भाग। तो इसमें 3 भाग होते हैं F1 कण में, शीर्ष, वृंत और आधार। अब इसमें जैसे मैंने यहाँ लिखा, देखो आधार यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लिख दिया, वृंत में यहाँ पर थर्ड लिखा हुआ है, शीर्ष में यहाँ पर फोर्थ लिखा हुआ है। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, ये क्या होता है, जो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक संरचना होती है, ये आंतरिक झिल्ली, इस झिल्ली पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम चलता है, ईटीएस चलता है क्रेब्स चक्कर के बाद में यहाँ। तो ये जो क्रेब्स चक्कर ईटीएस जो चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, तो वहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स बनते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से दूसरे ग्राही में प्रवेश करते हैं तो एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ ही बता देता हूँ मैं आपको, आधार के अंदर जो है वो फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स बनता है, और वृंत में तीसरा कॉम्प्लेक्स और शीर्ष में चौथा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अपने सीधा से याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आधार में जो कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्स बनते हैं F1 कण में, तो ईटीएस के दौरान, तो पहला, दूसरा या फर्स्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स जो वो आधार भाग में बनता है यहाँ, और तीसरा जो है वो वृंत में बनता है, और चौथा कॉम्प्लेक्स जो है वो शीर्ष भाग में बनता है। तो ये जो F1 कण है ये श्वसन क्रिया में भाग लेता है। और इसी कारण ही देखो ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से दूसरे ग्राही में जाते हैं, एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। एटीपी जो है वो ऊर्जा मुद्रा है, और एटीपी अणुओं के बढ़ने के कारण ही, यानी ये जो कोशिकांग वो क्या करते हैं, एटीपी अणुओं का संग्रहित करता है। क्योंकि आपको पता होगा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया, यह एक श्वसन स्थल है, इसके अंदर कोशिका के अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलेगा, उसके बाद में पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल के बाद में आगे की जो क्रिया होती है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शुरुआत होती है, यानी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर के बाद में जो है क्रेब्स चक्कर होगा, ईटीएस तंत्र जो है तो वो इस भाग में होता है, और तभी जो एटीपी अणु बनते हैं। और इसी संग्रह के कारण ही इस माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्तिगृह, यानी द पावर हाउस ऑफ सेल इसको कहते हैं। और अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वो जैविक मशीनें हैं, जो कि स्थितिज यानी भोजन के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। ऐसे बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी सेल्स के अंदर होते हैं।
अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर आरएनए, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आरएनए क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसे अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी। क्या कहा जाता है इसको, सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस बॉडी इसको कहा जाता है, क्योंकि देखो इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन संश्लेषण करने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण में जितने भी सहायक एंजाइम है वो इसके अंदर होते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण भी करता है। इसीलिए इसको अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं, क्योंकि इसमें जनन की पूर्णतः क्षमता होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। और अब अपने बात करें, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक कोशिका में कितनी संख्या में पाया जाता है, तो यानी एक कोशिका, हमारे पास कोशिका है एक, तो एक कोशिका में ये इनकी संख्या जो हो सकती है यानी 50 से 5000 तक हो सकती है। कितनी, एक कोशिका में 50 से 5000 तक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हो सकती है। कितनी, 5000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं। अब आपको बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही उपस्थित होता है। अब ध्यान दें, यानी ऐसी सेल, ऐसी कोशिका जिसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा हो सकती है। यानी एक हमारे पास सेल है, सेल को चाहिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, कि किसी कोशिका को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। इसके अलावा एक जीव में, किसमें, एक जीव है और उसकी विभिन्न जो कोशिकाएं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या वो क्या होगी, अलग अलग। एक जीव में विभिन्न कोशिकाओं में, विभिन्न सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। एक जीव में विभिन्न सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। अब बात आती है, देखो एक कोशिका है और उसमें बहुत सारे कोशिकांग हैं, तो एक कोशिका में जितने भी कोशिकांग हैं, एक कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पर एक सेल में पाए जाने वाले समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को एक कोशिका में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं,
तो एक सेल में पाए जाने वाले समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। एक चीज और यहां पर बता देता हूं, मसल्स के अंदर जो पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, मसल्स यानी यहां लिख रहा हूं मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोमा क्या कहते हैं? सार्कोसोमा कहते हैं। सार्कोसोमा कहते हैं। तो ये देखो, बात ध्यान में रखने वाली है कि एक जीव में विभिन्न सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? अलग अलग है। एक कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है उन सभी को कॉन्ड्रियोसोम नाम दिया जाता है। मांसपेशियों के अंदर जो मांसपेशियां है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको सार्कोसोमा नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं? सार्कोसोमा। तो ये इसकी कुछ संरचना आप लोगों को मैंने बताई। अब इसके लास्ट टॉपिक इसका जो बचा है वो है इसके कुछ कार्य। तो इसके कार्य को थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके कार्य क्या है। तो शुरुआत करते हैं, इसके कार्य क्या है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो कोशिकांग है इसको द पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की अपने बात करते हैं जो मुख्य है। तो एक तो ये क्या करता है? भोजन का यानी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, उनसे एनर्जी जो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है उसको संचित करता है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है। पहला कार्य ऑक्सीकरण करता है। दूसरा कार्य वसा के उपापचय में सहायक है। इसके अलावा तीसरा क्रेब्स चक्र व ETS यानी जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कहते हैं से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। ध्यान दें, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, वसा का उपापचय करता है, क्रेब्स चक्र और ETS से संबंधित जितने भी एंजाइम हैं ये पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसके अलावा अंडे में योक यानी जिसको पित्त कहते हैं, योक का निर्माण करता है। अंडे में योक निर्माण में भी यह जो है महत्वपूर्ण है। माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां लिख रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। अतः इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो ये कुछ कार्य मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इस चित्र के माध्यम से इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा जो ये चैनल है वो सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है उनको भी दबाएं ताकि मैं आपको
इससे बढ़िया क्वालिटी का वीडियो अपलोड करूं। और इसी आशा के साथ मुझे ये बड़ा गर्व हो रहा है कि आप लोग मेरा लगातार वीडियो देख रहे हो, और आगे नए वीडियो आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।